साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर उपस्थित हैं हम लोग नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और ये मॉर्निंग सेशन है, नया सप्ताह है, नवरात्रि की विजयदशमी है और ये एक बहुत ही बड़ा दिन है हम सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मॉर्निंग क्लास में 22 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से लेकर के एक करंट अफेयर का क्लास। तो देखेंगे कि कौन कौन से घटनाक्रम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो पूछे जाने की पूरी संभावना। तो सबसे पहले नवरात्रि और विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। तो हम लोग प्रयास करें कि हम सभी अपने अपने अंदर के बुराइयों को समाप्त करके एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने का प्रयास करें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्लास। तो ध्यान रखें कि भारत 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में तीसरी भारत अमेरिका 2+2 वार्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2+2 वार्ता बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। 2+2 वार्ता का मेजबानी करेगा। मेजबान और मेहमान दो चीज होता है, समझते हो। एक होता है गेस्ट और एक होता है होस्ट। तो जो आता है वो गेस्ट है और जिसके यहां हम लोग जाते हैं वो होस्ट होता है। तो मेजबानी का मतलब होता है जो जिसका आयोजन करेगा, और मेहमान का मतलब होता है जो बाहर से आते हैं। तो ये मेजबानी करने वाला है भारत, ध्यान रखना है किसका। तो नई दिल्ली में तीसरी भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का, और ये 27 अक्टूबर को होगा। तो ध्यान रखना है। और ध्यान रखना कि 2+2 वार्ता का मतलब कि दो देशों के बीच दो दो अधिकारी भाग लेंगे, बड़े अधिकारी, दो उस देश के और दो इस देश के। और इस प्रकार से दो दो अधिकारियों के भाग लेने की वजह से इसको 2+2 वार्ता कहा जाता है। और ध्यान रखना कि 2+2 वार्ता में एक रक्षा मंत्री या रक्षा मंत्री स्तर के कोई अधिकारी और दूसरा विदेश मंत्री, ये दोनों भाग लेते हैं। और इसी तौर पर अमेरिका के माइक पोम्पियो, जो अमेरिका के विदेश मंत्री तथा रक्षा सचिव अमेरिका के मार्क टी स्पेर और भारत के एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जबकि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क टी स्पेर भाग लेने वाला है 2+2 वार्ता में। और ये तीसरी वार्ता होगी 2+2 की, बड़ा वार्ता है दोनों देशों के बीच। पहला जो वार्ता हुआ था 2018 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा वार्ता 2019 में हुआ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, और तीसरा फिर हो रहा है नई दिल्ली में 2+2 वार्ता। इस तरह की वार्ता भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है। तो 2+2 वार्ता पर ध्यान रखेंगे। मेंस में तो एकदम पूछता है, बीपीएससी मेंस में बैठेंगे तो 2+2 वार्ता पिछली बार भी पूछा गया था, फुल क्वेश्चन, तो हर बार पूछेगा, ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे चलें तो पंजाब 3 कृषि बिल को अस्वीकार करने वाला पहला राज्य बन गया देश का, तथा राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा राज्य। तो पंजाब और राजस्थान दोनों में कांग्रेस की सरकारें हैं, और बीजेपी सरकार जो एनडीए की सरकार चल रही है केंद्र, उसने कृषि बिल लाया था। हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में। तो कृषि बिल के द्वारा कुछ कृषि में नए तरह के प्रावधान ला करके कृषि और किसानों को उन्नति और विकास पर केंद्र सरकार का कहना हम कार्य करना चाहते हैं। लेकिन किसान और बहुत सारी सरकारें जो है वो इसका विरोध कर रही है पुरजोर स्तर पर कि किसान को इससे नुकसान होगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से किसान और सत्तारूढ़ दल जो एनडीए, उसके विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी के तौर पर पंजाब ने तो इसको अस्वीकार कर दिया, और साथ ही राजस्थान ने भी। तो राजस्थान भी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार, इसने बिल पारित करके कृषि बिल को अस्वीकार कर दिया। आपको पता होगा कि समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उस पर अगर केंद्र सरकार कोई नियम लाती है तो राज्य सरकारें आर्टिकल 254(2) के तहत एक बिल पारित करके अपने विधानसभा में केंद्र सरकार के निर्णय को बदल सकती है, केंद्र सरकार के निर्णय को खंडन कर सकती है। और इसी तर्ज पर पंजाब और राजस्थान ने ये कदम उठाया। तो ध्यान रखना है कि कृषि बिल अस्वीकार करने वाला पहला राज्य पंजाब और दूसरा राज्य के तौर पर राजस्थान को याद रखना है। आगे चलें तो एक बड़ा न्यूज है, आजाद हिंद सरकार के गठन का 77वां वर्षगांठ मनाया गया नई दिल्ली में। लाल किले पर आयोजन हुआ था, जिसमें आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सरकार के गठन के सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस के परिवारों ने भी भाग लिया। तो ध्यान रखना है, 77वां वर्षगांठ था
और ये जो गठन हुआ था आजाद हिंद सरकार का 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन की घोषणा किया था। जबकि ये सरकार जो बनी थी आजाद हिंद फौज के द्वारा संचालित की जाती थी। तो ध्यान रखना है कि ये आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में कैदियों की मदद से किया था, जिसका उद्देश्य भारत में सुरक्षा को स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना, कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जाए और अंग्रेजों से कैसे सुरक्षा स्वतंत्रता को दिलाया जाए। इसके लिए कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में कैदियों की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसके द्वारा आगे चलकर के 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन भी किया। ये याद रखना है कि 2022 में भारत सुभाष चंद्र बोस के 125वीं वर्षगांठ भी आयोजित करने जा रहा है या जयंती मनाएगा। तो एक बड़ा न्यूज है, ध्यान रखना। 77वां वर्षगांठ था। आगे चलें तो स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना, स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना के तहत यूपी, राज्य का नाम याद रखना, यूपी सरकार ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं के लिए मजदूरों को 22,000 रुपये देगी। एक बड़ा न्यूज है कि यूपी सरकार अपने राज्य के मजदूरों को किसी भी ऐतिहासिक स्थल या कोई धार्मिक स्थल पर भ्रमण करना चाहता, यात्रा करना चाहता है, तो उसके लिए एक स्कीम है कि सरकार मदद देगी और 12,000 रुपये का सहयोग उसको दिया जाए। तो एक बड़ा न्यूज है, ध्यान रखना है। आगे चले तो एमएसएमई, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री की बात, जो लघु एवं मध्यम उद्योग है, उसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। और हमने कहा कि नितिन गडकरी बहुत अच्छे विकास के काम के लिए जाने जाते हैं और जहां भी रहते हैं वहां हर समय कुछ न कुछ देश के डेवलपमेंट पर वर्क करते रहते हैं। और इसी क्षेत्र में एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला सिल्क, कॉटन और ऊन जैसे खादी कपड़ों से निर्मित जूते को लॉन्च किया। ये ध्यान रखना। तो अब जो जूते बनते थे रबड़ के, प्लास्टिक के, चमड़े के, ये सब जूते बनते थे, चप्पल बनते थे, फुटवेयर जिसको कहते हैं, अब इसका एक नया प्रारूप आया और ये पहली बार होगा कि भारत में पहला खादी या कपड़ों से बना हुआ जूता बाजार में मिलेगा। तो एक ध्यान रखना है कि ऐसा फुटवियर की बात हो रही है। तो फुटवियर जो कपड़ों से बना हो और लोगों के लिए सुविधाजनक हो, आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो, उसको साफ कर सके, वो खराब ना हो, ऐसे कपड़ा के बने जूते और चप्पल को लॉन्च किया पहली बार भारत के मंत्री नितिन गडकरी ने। तो ध्यान रखना है। और ये डिजाइन जो किया है ये खादी ग्राम उद्योग आयोग ने किया है। ध्यान रखना है, इसका जो डिजाइन तैयार किया है खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसने डिजाइन किया इस जूते चप्पल के डिजाइन को कपड़ों के द्वारा। तो ध्यान रखना है, जो एक यूनिक काम है डेवलपमेंट का। आगे चलें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नाम जानते होंगे, कोविड-19 काल में डॉक्टर हर्षवर्धन का काफी नाम आया है। इन्होंने कोविड-19 के लिए क्यूर्ड वेबसाइट शुरू किया। एक ऐसा वेबसाइट जिसके द्वारा आप कोविड-19 से संबंधित वेबसाइट पर जाकर के बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके दवाओं के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसके परीक्षण किट के बारे में, या नए नए अपडेट जो आ रहे हैं दुनिया से, वो सारे जानकारी इस वेबसाइट पर मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, एक वेबसाइट का नाम रखा गया है क्यूर्ड और इसको लॉन्च किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आगे चलें तो एक नया न्यूज है एनर्जी सेक्टर से, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, नाम याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। और दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में HCNG, एक नाम आया है, हम लोग LPG पढ़े, CNG पढ़े, LNG पढ़े, अब एक नया एनर्जी का रूप आया है HCNG के संयंत्र एवं डिस्पेंसिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो हाइड्रोजन समृद्ध कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक ऐसा नेचुरल गैस जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो, इसके संवर्धन पर, इसके निर्माण पर, इसके विकास पर एक कार्य किया गया है और इसकी शुरुआत किया दिल्ली परिवहन मंत्रालय ने IOCL की मदद से। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है उसकी मदद से HCNG के संयंत्र एवं डिस्पेंसिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया और ये दिल्ली के राजघाट डिपो से बसों के लिए HCNG उपलब्ध कराया जाएगा और इसके द्वारा एक अच्छा प्रदूषण ना हो ऐसा ईंधन का एक स्वरूप डेवलप किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से
हाइड्रोजन की प्रधानता होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे कि हाइड्रोजन ही भविष्य का विकल्प है, ईंधन के रूप में हम लोग भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को देख रहे हैं। अलग बात है कि ऐसे ईंधन के निर्माण में काफी खर्च आता है और इसीलिए ये पूरी तरह से एसेसेबल नहीं है, लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदूषण को देखते हुए HCNG के डेवलपमेंट पर और इसके उत्पादन पर काम चल रहा है। आगे चलें तो एक न्यूज है, PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला 30 जिलों की सूची में हिमाचल प्रदेश का मंडी, याद रखना है, मंडी जिला शीर्ष पर है। तो PMGSY बहुत बड़ी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसने देश के गांवों को, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का काम किया और ये काम 2000 में शुरू किया गया था। यह ध्यान रखना है कि PMGSY की योजना केंद्र सरकार ने 2000 में शुरू किया था और देश स्तर पर बहुत बड़ी योजना के तौर पर काम हुआ और ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है, तो ध्यान रखना है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया 2000 में, योजना पूरे देश में लागू है, जिसके द्वारा देश के गांवों को एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाए, खासकर कनेक्टिविटी और यातायात के मामले में। और इस तौर पर देश में जब सर्च हुआ, एक अध्ययन किया गया, तो पता चला कि 30 जिले हैं टॉप पर जिसमें सबसे अच्छा काम हुआ है और उन 30 जिलों में सबसे ऊपर स्थान पर हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला, जहां पर PMGSY पर बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे दिवंगत नेता जो रघुवंश प्रसाद सिंह थे, ग्रामीण विकास मंत्री के कार्यकाल के दौरान इस PMGSY की योजना को काफी बड़ा रूप दिया, खासकर बिहार के क्षेत्रों में, जिसके लिए उनको याद किया जाता है। तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 30 जिलों की सूची में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला सबसे टॉप पर है, यह ध्यान रखना। तो यही था आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम, इसको देखें और याद रखें, निश्चित तौर पर यहां से कुछ न कुछ सवाल पूछा जाएगा। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज बड़ा दिन है, शुभ दिन है। तो अब हम लोग दुर्गा पूजा की छुट्टी से भी बाहर आ चुके हैं, तो अब हम लोग तैयारी को पूरा फोकस करें, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसको और एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करें, ताकि आने वाला जो एग्जाम है, बिहार दरोगा मेंस हो, बिहार दरोगा PT हो, BPSC 66 हो या 65th का मेंस हो, ये सब में आपकी तैयारी आपके रिजल्ट या परिणाम को निर्णायक तौर पर एक अंजाम तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर काम करें और पढ़ाई करें। तो विजयदशमी की सबको मेरी तरफ से और नवजीवन कैंपस पूरे टीम और पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। हमने कहा है बार बार कि मां दुर्गा, मां भगवती, शक्ति की देवी हम सभी को सभी समस्याओं से लड़ने जूझने की शक्ति दे, जिसमें सबसे बड़ा कि हमें स्वास्थ्य से लड़ने की, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की ताकत प्रदान करे, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा आज के समय में कोई इश्यू नहीं है। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बोलिए एक बार सब मिलकर, जय हो मैया की। थैंक यू।